अमीर आदमी का वाहन चलेगा 44 रुपए लीटर के पेट्रोल पर, और गरीब का ट्रैक्टर चलेगा 76 रुपए, 78 रुपए, 80 रुपए डीजल के दाम पर। भारत के बैंकों के पास बड़े पूंजीपतियों को और व्यवसायियों को दिया गया 8.5 लाख करोड़ रुपए का उधार है, जिसका ब्याज भी नहीं आ रहा, और ये आप समझिए बट्टे खाते का में चला गया है पैसा। सबसे पहले मैं डीजल और पेट्रोल के दाम में जो टैक्स की व्यवस्था है उसके बारे में बताऊंगा। जैसा हम जानते हैं कि सरकार ने मई महीने में पेट्रोल पर 8.5 रुपए 30 पैसे टैक्स बढ़ाया था और डीजल पर 9 रुपए का टैक्स बढ़ाया था। उस समय जो टैक्स बढ़ने के बाद हमने आंकड़ा निकाला तो पता चला कि रिफाइनरी में कच्चा तेल आता है जो जिसका 80% भारत आयात करता है, 20% कच्चा तेल भारत में पैदा होता है, और ये रिफाइनिंग के बाद ये जब बिकने जाता है तो रेडी टू सेल एक है शब्द, बिकने के समय पर रिफाइनरी पे जो दाम है, पेट्रोल का दाम 24 रुपए 62 पैसे और डीजल का दाम 26 रुपए 2 पैसे। ये जून मई अंत की आंकड़े हैं। उस समय ये देखा गया कि केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी जो उत्पादन कर है जो केंद्र सरकार के पास जाता है, वो पेट्रोल पर 32 रुपए 98 पैसे और डीजल पर 31 रुपए 83 पैसे है, और जो वैट ड्यूटी लगाते हैं, अतिरिक्त ड्यूटी लगाते हैं, वो 18 रुपए 36 पैसे पेट्रोल पर और 18 रुपए 45 पैसे डीजल पर है। इस तरह से ये आंकड़ा निकाला गया। ये आंकड़े बदलते रहते हैं हर तीसरे दिन, तो छोटे मोटा बदलाव होता रहता है। तो टोटल टैक्स जो है वो पेट्रोल पर और डीजल पर लगभग 51 रुपए से 52 रुपए के बीच में था, और जो कुल कीमत आप चुका रहे थे पेट्रोल की 80 रुपए करीब, उसका 65% हिस्सा सरकारी टैक्स था। ये स्थिति, इतने सारे टैक्सेशन की, इतनी भारी टैक्सेशन की स्थिति क्यों बनी? आपने देखा होगा कि मार्च महीने में एकाएक जब कोरोना का प्रकोप आया तो दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम, कच्चे तेल के दाम घटने लगे, गिरने लगे, और सरकारों को और खासतौर से भारत सरकार को ये लगा कि अब ये टैक्स घट जाएगा, ये हमारा राजस्व घट जाएगा, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम घटेंगे तो राजस्व भी घटेगा। तो एकाएक इन्होंने मार्च के शुरू में 3 रुपए टैक्स बढ़ा दिया। उसके बाद इनको लगा कि ये तो और दाम घट जाएंगे, तो उन्होंने पेट्रोल पर 10 रुपए की जगह जो अतिरिक्त ड्यूटी लगाते थे उसको 10 रुपए की जगह 18 रुपए कर दिया, और डीजल पर जो अतिरिक्त ड्यूटी लगाते थे उसको 4 रुपए से बढ़ाकर 12 रुपए कर दिया। तो कानूनी रूप से इन्होंने ये परिवर्तन कर दिए। अगर हम इस सरकार ने जितना टैक्स बढ़ाया है डीजल पेट्रोल पर उसको देखें तो नवंबर 2014 में टोटल कुल एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर 9 रुपए 20 पैसे थी, जो आज 31 रुपए 98 पैसे, 32 रुपए करीब है मान लीजिए, और डीजल पर कुल एक्साइज ड्यूटी 3 रुपए 46 पैसे थी, ये भी बढ़कर 31 रुपए 83 पैसे हो गई, 32 रुपए हो गई ये भी। तो ये 32 रुपए का जो करीब करीब एक्साइज ड्यूटी है, ये 9 रुपए से पेट्रोल पर बढ़ा के 32 हो गई और डीजल पर 3-3.5 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए हो गई है। ये है टैक्सेशन की स्थिति ये वर्तमान सरकार की। जबकि सरकार कहती है कि वो ईंधन पर, फ्यूल पर, पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे रही है, क्योंकि वो सब्सिडी कैसे कैलकुलेट करती है, वो एक अनुमानित दाम तय कर लेती है। मान लीजिए 100 रुपए है कि इतने पे बिकना चाहिए, फिर वो 80 पे बिक रहा है तो वो कहती है कि ये 20 रुपए का हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको। तो ये आंकड़े हम किसानों को पता होने चाहिए, वरना हम इस सवाल पर गंभीरता से बहस नहीं कर पाएंगे। सरकार जो कहती है हमसे बहुत बार कि हम खेती की छूट, खेती पे सब्सिडी पे बहुत सारा सरकार का खर्चा है, तो इसी डीजल और पेट्रोल से आप समझ लीजिए कि सरकार का कितना सब्सिडी है। खेती में डीजल का किस चीज को प्रभावित करता है? हमारी लागत के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि लागत का सारा सामान डीजल वाले वाहनों से सप्लाई होता है। हमारी जुताई के दाम बढ़ जाते हैं, हमारी कटाई के दाम बढ़ जाते हैं, हमारे परिवहन के दाम बढ़ जाते हैं, और खाद्यान्न प्रसंस्करण के दाम बढ़ जाते हैं। इन सारे कामों में डीजल का काम होता है। अगर हम पड़ोसी देशों के से तुलना करें, क्योंकि हमारी परिस्थितियां एक जैसी हैं और बहुत सारा विवाद पड़ोसी देशों से, बहुत सरकारों की नीतियों की तुलना में
हमारे सामने आता है, तो हम देखेंगे कि कैसे जो है ये भारत सरकार और देशों से कहीं ज्यादा टैक्स लगा रही है अपने किसानों के ऊपर। तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान में पेट्रोल जो है आज की तारीख में 45 रुपए लीटर बिक रहा है और डीजल 45 रुपए 75 पैसे लीटर बिक रहा है। श्रीलंका में पेट्रोल 65 रुपए 25 पैसे और डीजल 42 रुपए लीटर बिक रहा है। बांग्लादेश में पेट्रोल 78 रुपए 75 पैसे और डीजल 57 रुपए 75 पैसे बिक रहा है। और भारत में इसी तुलना में 83 रुपए 25 पैसे पेट्रोल है और 79 रुपए 50 पैसे पे डीजल है। लेकिन तुलना में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बाकी पड़ोसी देश भी अपनी जनता पर उतना बोझा नहीं थोपते जितना कि भारत सरकार थोप रही है। एक रोचक प्रश्न है कि आखिरकार इतना टैक्स क्यों लगा रही है सरकार, इतना वसूली क्यों करना चाह रही है सरकार। हमें और इससे हमको ये पता चलेगा कि ये डीजल के दाम कम करो, आधे करो, ये जो सवाल है ये इसका महत्व क्या है। जब हम कहते हैं कि कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ, तो इसका महत्व क्या है। तो अगर हम देखते हैं कि देश का जो कुल खर्चा है, जो करीब 23 से 24 लाख करोड़ रुपए का बजट देश का है, तो ये आमदनी कहाँ से आती है। ये आमदनी आती है कुछ तो टैक्स से आती है, कुछ सरकार की आमदनी से आती है, लेकिन इसमें एक बड़ा हिस्सा होता है कि सरकार के पास आमदनी नहीं है, सरकार उधार ले लेती है। उधार लेने का मतलब है कि सरकार बैंक से उधार ले लेती है। तो पिछले साल के बजट में, पिछले साल जो बजट पेश हुआ इस बार, जो इस साल का बजट है एक्चुअली, उस बजट में 6,62,000 करोड़ रुपए सरकार ने उधार लेना है। यानी 23-24 लाख करोड़ में से 6,62,000 करोड़ रुपए, करीब करीब 27-28% कुल खर्चे का 27-28% सरकार जो है उधार में लेगी। इस उधार को साल भर में लेना है। अभी ये आंकड़ा आ रहा है कि इस उधार का 83% हिस्सा, यानी 5/6 हिस्सा ऑलरेडी सरकार ले चुकी है। और अब अगर और उधार लेगी तो घाटा उसका और बढ़ जाएगा, इससे ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी बजट की सीमा से भी आगे बढ़ जाएगा। बजट में पहले ही 27-28% खर्चा उधार ले रही थी। उधार के बारे में भी ये जान लीजिए, ये सारा उधार आपके ऊपर बोझा बन के आएगा, क्योंकि किसी न किसी रूप में सरकार, उधार का मतलब है कि सरकार बैंकों से लेगी, बैंक से उधार लेने का मतलब है कि सरकार नोट छापेगी, रिजर्व बैंक से बोलेगी नोट छाप के दे दो। तो अगर नोट ज्यादा छप जाएंगे तो चीजें महंगी हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाती है। जितनी मात्रा में सरकार अतिरिक्त नोट छापती है उतनी मात्रा में सरकार महंगाई बढ़ा देती है। ये बात सारे किसानों को पता होनी चाहिए। तो 6,62,000 करोड़ रुपए का सालाना उधार था, जो इसका 83% सरकार ले चुकी है। और अब सरकार को कहीं नए स्रोत ढूंढने पड़ेंगे और नोट छापने पड़ेंगे। तो ये कहां से आएगा, इसको पूरा करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं टैक्स बढ़ाना ही है। तो इसलिए वो सबसे आसान है डीजल पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया जाए। दूसरा जो सरकार ने इस बीच में काम किए हैं कि अप्रैल महीने में 68,607 करोड़ रुपए 50 बड़े पूंजीपतियों और अमीर लोगों के माफ कर दिए। बैंकों का इनके ऊपर कर्ज था, अप्रैल महीने में 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिए और बैंकों से कहा कि सरकार पेमेंट कर देगी इतना। तीसरा जो एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है कि इस समय भारत के बैंकों के पास बड़े पूंजीपतियों को और व्यवसायियों को दिया गया 8.5 लाख करोड़ रुपए का उधार है, जिसका ब्याज भी नहीं आ रहा। और ये आप समझिए बट्टे खाते का में चला गया है पैसा। इसको या तो अगर बैंक हिसाब में रखेंगे तो बैंक घाटे में चले जाएंगे, वरना सरकार जो है बैंकों को ये पैसा कहीं से देगी, तभी बैंक जिंदा रह पाएंगे, नहीं तो बैंक बैठ जाएंगे। और अगर बैंक बैठ गए तो लोगों का पैसा बैठ जाएगा। इसके अलावा सरकार को उम्मीद है कि 6 लाख करोड़ रुपए इस साल ये घाटा और बढ़ जाएगा, यानी 31 मार्च 2021 तक पहुंचते पहुंचते ये टोटल घाटा 14,70,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो ये जो पूरा घाटा है और इस घाटे को पूरा करने की योजना है, ये कहीं ना कहीं से टैक्स से ही आना है।
अभी जो गवर्नमेंट की टैक्स की आमदनी है वो पेट्रोल से केंद्र सरकार को 3.48 लाख करोड़ रुपए होती है, और डीजल से और केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल से इतनी होती है, और राज्य सरकारों को 2.27 लाख करोड़ रुपए, यानी अभी करीब करीब 5.6 लाख करोड़ रुपए की आमदनी पेट्रोल डीजल की बिक्री से सरकार को होती है। अब ये मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि इतना सारा टैक्सेशन सरकार ने बढ़ा दिया है। सरकार की नीतियां बैंकों को पैसा देने की, कॉर्पोरेट के कर्ज माफ करने की, और घाटे का वित्तीय बजट में घाटा पूरा करने की है, ये सब कॉर्पोरेट के पक्ष में है। इसमें किसानों का कर्जा माफ नहीं हो रहा है। ये पूरा का पूरा घाटा जो है बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों का, ये सरकार के माध्यम से जनता पर लद रहा है। या तो सरकार जो है नोट छाप कर जो है इसको पूरा करेगी और बैंकों को पैसा देगी, या सरकार जो है टैक्स वसूल कर करेगी। तो ये जो टैक्स वसूली का पूरा धंधा है, ये पूरा का पूरा कारपोरेट पक्षधर है और किसानों के विरुद्ध है। इसमें एक और पहलू है कि सरकार बड़े पैमाने पर जो हवाई जहाज का ईंधन है उसको भी सब्सिडाइज करती है। कल तक उसका दाम 42 रुपए लीटर था, आज बढ़ाया है कुछ 43 रुपए 90 पैसे, यानी 44 रुपए लीटर कर दिया है। तो अमीर आदमी का वाहन चलेगा 44 रुपए लीटर के पेट्रोल पर, और गरीब का ट्रैक्टर चलेगा 76 रुपए 78 रुपए 80 रुपए डीजल के दाम पर। तो ये इस तरह से पूरा का पूरा डीजल पेट्रोल का दाम घटाने का जो सवाल है वो किसानों के पक्ष में, किसानों को बचाने के और कॉर्पोरेट के विरोध में है। किस वजह से हमने इसको इस एजेंडा में रखा है, मैं ये बताना चाह रहा था। मैं आपको कुछ बातें और आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। आप जानते हैं कि अंग्रेज यहाँ पर टैक्स वसूलते थे, तो टैक्स कहाँ से वसूला जाएगा? अंग्रेज जब टैक्स वसूलते थे तो अंग्रेज लगान वसूलते थे। हमने लगान की बहुत सारी कहानियां सुनी है, हमने प्रेमचंद को पढ़ा है, हमने पूरे 1857 के आंदोलन को देखा है, वो लगान की वसूली के खिलाफ था। करोड़ों की संख्या में किसानों ने कुर्बानी दी, लाशें बिछी, तब वो युद्ध को हम हारे थे। उस युद्ध को तो तब हारी गए थे। और ये लगान का सवाल, किसानों से लगान वसूली का सवाल, ये सबसे बड़ा सवाल था। तो किसान से क्यों लगान वसूली जाती है? क्योंकि किसान ही वो व्यक्ति है जो मौलिक रूप से मूल्य पैदा करता है। वो जंगल उगाने वाली जमीन से अनाज पैदा करता है जो बिक सकता है, और किसान की मेहनत ही बिकती है। वो जब अनाज बिकता है मार्केट में तो किसान की मेहनत बिकती है। वो सारा मूल्य जो पैदा किया हुआ है वो किसान की मेहनत का होता है। तो ये मूल्य पैदा करने वाला व्यक्ति है, किसान और मजदूर वो मूल्य पैदा करते हैं, मेहनत से बाजारी मूल्य पैदा करते हैं। इस मूल्य पैदा करने वाले व्यक्ति पर ही टैक्स लगाया जा सकता है। अंग्रेज सीधा लगान वसूलते थे, आज सारी खेती डीजल पर निर्भर है। वर्तमान सरकार इसी लगान को डीजल पर टैक्स बढ़ाकर वसूल रही है। इस तरह से हम इस नीति को समझ सकते हैं कि किस तरह से ये किया जा रहा है। आखिरकार सरकार करेगी क्या? सरकार को कहीं ना कहीं सरकार के पास पैसा होता है, सरकार टैक्स वसूलती है, सरकार के पास बैंकों का पैसा होता है, सरकार नोट छपवा सकती है, और सरकार इस पैसे से छूट देती है। तो सरकार खेती को तो छूट नहीं दे रही, हमने अभी समझा कि किस तरह से खेती के अंदर तो नकारात्मक छूट है, लेकिन सरकार कंस्ट्रक्शन कंपनियों को छूट दे रही है। अगर मेरा आंकड़ा सही है तो मुझे लगता है कि आज देश में 100 लाख 1 मिलियन है या 1 करोड़ है, ये इतने फ्लैट बने पड़े हैं जो बिके नहीं है, और इससे कहीं ज्यादा फ्लैट ऐसे पड़े हुए हैं जो बिक गए हैं कुछ, लेकिन उनमें कोई रह नहीं रहा है क्योंकि एक एक आदमी ने 2-2 फ्लैट खरीद रखे हैं। ये जो फ्लैट बनाने के और बिक्री करने के जो छूट दे रही है सरकार, कंस्ट्रक्शन में छूट देती है, टैक्सों में छूट देती है, खरीदारों को जो है सस्ते में जो है लोन देती है, क्योंकि इसमें मूल्य वृद्धि बहुत ताजा होती है। यानी कि आपने खेती की जमीन खेती के मूल्य पर खरीदी, आपने जो जमीन 300 रुपए गज पर खरीदी, वो जमीन अब जो है थोड़े दिन बाद 30,000 रुपए गज पर बिकेगी। तो मूल्य वृद्धि आपकी हो गई क्योंकि आपने खेती की जमीन को बिल्डर की जमीन बना दी। तो ये जो मूल्य वृद्धि हुई, इससे पैसा वसूला जा रहा है, इसमें सरकारी से छूट दी जा रही है, इससे जो है जो पैसा कमाई होती है वो बिल्डर की होती है, इसमें भ्रष्ट अधिकारियों की होती है, लेकिन वो पैसा बाजार में वापस नहीं आता। इसकी जगह अगर आप खेती में छूट देंगे, अगर आप डीजल का दाम 44 रुपए 42 रुपए कर देंगे, आधा कर देंगे, 40 रुपए कर देंगे, तो जो किसान की बचत होगी, 80 करोड़ किसानों की बचत होगी, ये सारा पैसा भारत के बाजार में आएगा,
इससे लोग कपड़ा खरीदेंगे, जूता खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, मकान बनवाएंगे। इससे सारे देश की अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित होगी। इस बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि हम जब ये बात बोलते हैं कि खेती को छूट दी जाए, डीजल के दाम आधे किए जाएं, तो हम केवल लालच में नहीं बोल रहे हैं, हम देशभक्ति में बोल रहे हैं। ये देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करेगा। इसी वजह से अखिल भारतीय किसान मजदूर सभा ने संघर्ष समन्वय समिति ने इस मांग को पेश किया है और ये कॉर्पोरेट भगाओ किसानी बचाओ के तहत देश बचाओ के रूप में प्रस्तुत है आपके सामने।